Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about equality, its meaning and its various dimensions. इक्वालिटी को डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर माना जाता है। 18th सेंचुरी में चाहे हम बात करें अमेरिकन इंडिपेंडेंस की या फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो उसमें कंसेप्ट ऑफ जो इक्वालिटी था उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, काफ़ी ज़्यादा ये कंसेप्ट पॉपुलर हुआ। 1776 में जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस वक्त वहाँ के लोगों ने ये माना कि हाँ, सभी लोग इक्वल ही क्रिएट होते हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 वर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी काफ़ी फेमस हुए, और यहाँ से ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी इनको ऐड किया गया। फिर धीरे-धीरे 19th और 20th सेंचुरी में जैसे-जैसे डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया, तो इक्वालिटी का कंसेप्ट फेमस होता गया। फिर आगे हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। तो कॉमन टर्मिनोलॉजी में ये समझा जाता है कि इक्वल इनकम प्रोवाइड करवाना या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना वेल्थ का, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। इट मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। इसका कारण ये है कि आपको पता है सोसाइटी में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई कम इंटेलिजेंट होगा, कोई हार्ड वर्किंग होगा, कोई लेस हार्ड वर्किंग होगा। तो जो गवर्नमेंट है उनका प्राइमरी फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। उसका कारण क्या है कि सोसाइटी में जो वाइड डिस्पैरिटी है उसको खत्म किया जाए, और स्पेशल प्रिविलेजेस जो सोसाइटी में प्रोवाइड करवाए जाते हैं कुछ क्लासेस को, वो खत्म किए जाने चाहिए, और एट द सेम टाइम जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। लिबर्टी को दो एस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो बोलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंसी, एबिलिटी या एजुकेशन किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इक्वालिटी का, वो बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके सोसाइटी में। अब वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, तो प्राइमरली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, सेकंड इज पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, थर्ड इज social dimension of equality, and fourth is economic dimension of equality. So we'll start with legal dimension of equality. When we say legal dimension, it means लीगली ये चीज कंफर्म करती है कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा बाय द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि देश के जो जो कानून होगा वो देश के हर एक नागरिक को इक्वली ट्रीट करेगा। किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, या किसी के कास्ट के बिहाफ पे या किसी जेंडर के बिहाफ पे, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ होगा वो इक्वल होगा हर एक के लिए, और इजीली हर कोई उसको अप्रोच कर सके। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजर में सारे लोग एक समान होंगे। और सेकंड है इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट आर्टिकल 14 में डिस्कस किए जाते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, यानी कि कानून की नजर में सारे लोग एक समान हैं और सभी के जो कानून हैं उनको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा देश की कोर्ट्स के द्वारा। थर्ड इज प्रोविजन ऑफ इक्वल लॉज, यानी कि देश के हर एक नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा, ऐसा प्रावधान होगा। देन इक्वल राइट्स टू ऑल। जब हम बात करते हैं इक्वल राइट, दैट मीन्स जो फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स हैं वो देश के हर एक नागरिक के लिए हैं, किसी भी क्लास के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, यानी कि राइट्स सभी के लिए एक जैसे होंगे। फिफ्थ पॉइंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स। तो जो भी पब्लिक अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें सभी को
इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगी विद फ्यू एक्सेप्शंस। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ जॉब्स के लिए स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वाली जॉब्स को छोड़ के बाकी सभी जॉब्स में सभी को इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में आपको पता है कि कुछ वीकर सेक्शंस भी होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल से अलग काम किया जाए सरकार के द्वारा, उनके लिए कुछ अलग से प्रोविजंस हो सकते हैं। तो वो होता है कि अनइक्वल को इक्वल बनाने के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्रीड, रेस एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि किसी भी सोसाइटी में किसी भी क्लास को स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल से अलग अधिकार नहीं दिए जाएंगे ऑन द, चाहे वो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, कभी भी किसी को अलग से स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट, रेशनल बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भी डिसीजंस होंगे वो रैशनैलिटी के ऊपर, समझदारी के ऊपर लिए जाएंगे, और उसमें जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी में उसका अलग से ख्याल रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन एंड चिल्ड्रन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो इसमें मेन जो होता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए लोगों की, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बनती है। अगर लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे तो उनकी मैक्सिमम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो किसी भी देश की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। जब तक मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो किसी भी देश की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो इसी के लिए जरूरी होता है कि लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, और उसके लिए है कि उनको पॉलिटिकल राइट्स इक्वली प्रोवाइड करवाने चाहिए। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं राइट टू वोट, एवरी इंडिविजुअल और एवरी सिटीजन शुड बी गिवन अ राइट टू वोट। हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस टॉपिक पे एक बार भी डिस्कशन नहीं हुई कि किस किस को राइट दिया जाना चाहिए राइट टू वोट। इट वाज वेरी सिंपल दैट ऑल सिटीजन शुड बी गिवन राइट टू वोट। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इक्वलिटी की बात की जा सकती है। सेकंड इज राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एवरी सिटीजन के पास इतना राइट होता है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लोकसभा के इलेक्शन की या विधानसभा के इलेक्शन की, तो 25 ईयर्स ऑफ एज होती है तो कोई भी देश का नागरिक इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसे हम बात करें राज्यसभा के इलेक्शन की, once you complete 30 years of age you can contest election. Next point, right to hold public office, यानी कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में जॉब कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की किसी भी एक डिपार्टमेंट में मोनोपोली, एकाधिकार नहीं हो सकता, यानी कि फेयर जॉब सिलेक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू पिटीशन। अगर आपको लगता है कि आपकी जो डिमांड्स है पूरी नहीं हो रही सरकारी दायरे में, आपकी जो डिमांड्स है, आपके जो काम है पूरे नहीं हो रहे, तो आपके पास स्पेशल एक अधिकार होता है पिटीशन का। आप कोर्ट्स में जा सकते हो, दया याचिका दायर कर सकते हो। तो जो जुडिशरी सिस्टम होगा, जो देश की कानून होगा, वो आपकी मदद करेगा और सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो ये राइट है जो एक अलग बनाता है जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसको कम्युनिस्ट रिजीम से और डिक्टाटोरियल रिजीम से, क्योंकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार आपको सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मिलेगा, बाकी दूसरे सिस्टम में नहीं मिलेगा। एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू पॉजिटिवली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। Next is a right to form
पॉलिटिकल पार्टीज, तो सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल के पास इतना राइट होता है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। जैसे आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोalition भी बना सकती है, तो किसी भी तरह की रोक नहीं होती। नेक्स्ट इज सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो जो सोशल इक्वालिटी की जब बात की जाती है तो इसका जो वजूद है हमें मेनली देखने को मिलता है अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटीज, क्योंकि सोसाइटी में आपको पता है कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं, फिर चाहे वो धर्म के नाम पे हो सकती हैं, फिर वो जेंडर के नाम पे हो सकती है, किसी के कलर के बिहाफ पे भी हो सकती हैं, ब्लैक एंड वाइट। जो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट देखने को मिली थी, तो वहां पर कलर के नाम ब्लैक एंड व्हाइट का रोल बहुत ही बड़ा था। तो अगर ऐसी इनइक्वालिटी सोसाइटी में होती हैं तो सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें 20th सेंचुरी में, तो 20th या 21st सेंचुरी में इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया गया है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की अगर बात करें तो उनमें इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा है, डेमोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक समझ बांध लिया है सोशल इक्वालिटी के कंसेप्ट ने। सोशल इक्वालिटी के जो डायमेंशंस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि सोसाइटी में किसी भी क्लास को अलग से स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, हर एक सोसाइटी की क्लास इक्वली ट्रीट होगी। सेकंड इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी कास्ट, रिलीजन, कलर या कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। इट इज स्पेशली मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन राइट टू इक्वालिटी। द नेक्स्ट इज फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, आप किसी भी जगह पे जा सकते हो। देश के हर एक नागरिक को कहीं पे भी घूमने का अधिकार है, वो जो चाहे वो बसेस का इस्तेमाल करे, रेलवे का इस्तेमाल करे, होटल, रोड्स, कहीं पे भी जा सकता है। किसी के लिए स्पेसिफिक एरिया दायरा सीमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो जेंडर के बेसिस पे किसी भी तरह का अगेन भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम बात करें 20th सेंचुरी या कुछ पिछले सालों में, दशकों में और पिछले कुछ सेंचुरीज में, तो जेंडर के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन काफी देखने को मिलता था। इवन पहले तो विमेन को राइट टू वोट भी नहीं होता था, मगर अब धीरे धीरे वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में हर एक को इक्वली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, किसी भी तरह का भेदभाव किसी के भी साथ नहीं किया जा सकता। इवन जो अनइक्वल्स होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे कुछ सेक्शंस होते हैं सोसाइटी में जो वीकर होते हैं, फाइनेंशियल या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उनको कई बार होता है कि एग्जाम्स में जो फीस होती है वो माफ कर दी जाती है, स्पेशल कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं ताकि अनइक्वल्स जो होते हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स, यानी कि हर एक को इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि इंडिया की अगर सोसाइटी की बात करें तो एक अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट इंडिया में काफी फेमस रहा है पुराने टाइम में, और ऐसे ही साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट का कंसेप्ट, अपार्थाइड मूवमेंट काफी फेमस रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसलिए इक्वल राइट्स को सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशंस या ऐसे प्रावधान बनाने कुछ कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको स्पेशल राइट्स देके उनको इक्वल बनाया जाए, कम विद
रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे सोसाइटी में आपको पता है कि शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या विमेन्स होती हैं, उनको स्पेशल राइट्स देके, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवा के या अलग से उनको प्रोविजंस बना के, उनको स्पेशल प्रोविजंस देके उनको सोसाइटी में आगे बढ़ने के अलग से अवसर दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो इकोनॉमिक डायमेंशन जो इक्वालिटी की है उसको बेस माना जाता है बाकी इक्वालिटी का। ऐसा माना जाता है कि अगर सोसाइटी में एक इंडिविजुअल को इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है तो जो बाकी उसकी इक्वालिटीज हैं, चाहे सोशल इक्वालिटी की बात करें या दूसरी इक्वालिटीज की बात करें, तो उनका कोई मतलब या महत्व नहीं रह जाता। तो पहले इसका बोलते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए फॉर टू अर्न लाइवलीहुड। अपने उपजीविका के साधन हर एक को एक समान कमाने के अवसर दिए जाएं, इसकी बात की जाती है। फिर आगे बात की जाती है कि इफेक्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में प्रिवेल करती है तो उसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि जो पॉलिटिकल पावर होती है वो कंसंट्रेट करती है अमीर लोगों के हाथ में, और उसका रिजल्ट ये होगा कि एक्सप्लॉयटेशन होता है पुअर सेक्शन का सोसाइटी में। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न लाइवलीहुड। आपकी उपजीविका के एक समान नागरिकों को अवसर प्रोवाइड करवाए जाए, यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। सेकेंड इज इक्वल वेजेस फॉर द सेम जॉब। अगर एक जॉब है तो चाहे मेल है या फीमेल है तो उनको एक जैसी ही सैलरी प्रोवाइड करवाई जाए, तो चाहे वो अलग कास्ट के हो, अलग धर्म के हो, इक्वली उनको पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। जो बेसिक नीड्स की बात आते हैं तो उसमें बोला जाता है कि जो फूड क्लोथ एंड शेल्टर, ये बेसिक नीड का पार्ट माने जाते हैं। आज के टाइम में हम एजुकेशन को भी बेसिक नीड का ही पार्ट मानते हैं। तो जब तक ये जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो बाकी आप इक्वालिटी को अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि आपकी वो बेसिक नीड्स को पूरी करे। देन रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो सोसाइटी में आपको पता है कि वाइड गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर। तो सोसाइटी गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविजंस लेके आने चाहिए कि दो जो क्लासेस हैं, एक जो रिच है एक दूसरी पुअर, तो इनके बीच का गैप है उसको कैसे खत्म किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो सोसाइटी में आपको पता है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉय भी होते हैं, बहुत सारे बीमार लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि देश में रह रहे ऐसे लोगों के लिए भी बिना कमाए, बिना काम किए कुछ उनको स्पेशल प्रिविलेजेस आप प्रोवाइड करवाओ, ताकि उनको भी सिक्योरिटी फील हो सोसाइटी में रहते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुअर एंड रिच में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि रिच जो होगा वो पुअर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कि जो प्रोडक्शन होती है वो एक इंडिविजुअल या एक स्पेसिफिक क्लास के ही अंडर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो लेबरर सेक्शन होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन फिर बाय प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है कि जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में आ जाती है। तो इसीलिए जो ओनरशिप होती है वो फेयर होनी चाहिए। देन फिक्स्ड आवर टू वर्क। जो वर्किंग आवर होते हैं वो फिक्स होने चाहिए। जैसे कुछ गजटेड हॉलीडेज होती है तो वो हर एक
जगह पे जो वर्कर्स होते हैं, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो सभी को मिलनी चाहिए। फिर जो गज़टेड हॉलिडेज़ होती हैं, ओवरटाइम जो होता है, उसको अलग से पे मिलना चाहिए। फिर जो ड्यूरिंग वर्क जो एक ब्रेक होता है, वो भी वर्कर्स को मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। तो जो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको दूर किया जाना चाहिए। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी कि बेसिक जो नीड्स है वो नहीं एक इंडिविजुअल अपनी पूरी कर पाएगा। अगर उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, क्लॉथ्स की जरूरत पड़ेगी, बुक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपनी बेसिक जरूरतों से भी दूर रहेगा। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्सप्लोटेशन का ही शिकार माना जाएगा व्यक्ति। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।